हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस। चैप्टर हमारा चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस। और हमने प्रीवियस सेशन में एक्टिविटी 6.2 किया था, जिसमें हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। तो आज हम लोग वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। Nitrogen is an essential element used in the synthesis of protein and other compounds. नाइट्रोजन एक वो एलिमेंट है जो चाहिए प्रोटीन्स बनाने में और दूसरी चीजों दूसरे कंपाउंड को बनाने के लिए। तो यानी कि प्लांट के अंदर प्रोटीन और कुछ और कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हें बनाने के लिए नाइट्रोजन का होना जरूरी है। This is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrites. जो नाइट्रोजन है उसे इनऑर्गेनिक यानी कि जो नॉन लिविंग हो गया, जिसमें कार्बन नहीं है, वहां से उस फॉर्म में टेक ओवर कर सकते हैं नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में। और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर इसे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे सकते हैं, which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। जिसे किसने तैयार किया है? बैक्टीरिया ने तैयार किया है। किसकी हेल्प से? एटमॉस्फेयर वाले नाइट्रोजन की हेल्प से। तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन को लेने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक और सेकंड इज इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक है उसमें बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करके एक कंपाउंड बनाएगा, उस कंपाउंड को प्लांट्स टेक अप करेंगे। और इनऑर्गेनिक में क्या है कि नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के जो कंपाउंड होंगे, उनमें से नाइट्रोजन जो है वो डिकम्पोज करके प्लांट्स टेक अप कर लेंगे। तो ये दो मेथड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। The form of nutrition differs depend on the type and availability of food material as well as how it is obtained by organism। हम लोग ये हेट्रोट्राइफिक न्यूट्रिशन में पढ़ रहे हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं, तो वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब कहते हैं कि जो न्यूट्रिशन की फॉर्म है या फूड की जो फॉर्म है वो अलग अलग होती है, और वो किस पे डिपेंड करती है? एक तो फूड मटेरियल के टाइप पे और उसकी अवेलेबिलिटी पे। मतलब फूड मटेरियल किस नेचर का है और क्या वो अवेलेबिलिटी है, कम है, ज्यादा है, एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा किस तरीके से ऑर्गेनिज्म ने उसको हासिल किया है, उसको टेक ओवर किया है। तो मतलब फूड जो है उसका डिपेंडेंसी अलग अलग होता है। अलग अलग होने की वजह से वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो फूड मटेरियल का टाइप क्या है, उसका अवेलेबिलिटी क्या है, और वो ऑर्गेनिज्म को कैसे मिला है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी। क्या फूड सोर्स स्टेशनरी है? मतलब जो खाने की सोर्स है, क्या वो स्टेशनरी है? जैसे कि ग्रास, घास जो है वो स्टेशनरी होता है। तो जो गोट है, जो काव है, वो घास को वहां से टेक ओवर करती है। तो ग्रास इज अ स्टेशनरी, ग्रास कभी भी मूव नहीं करेगा। और मोबाइल या फिर वो मूवेबल है, जैसे कि डियर। अब एक लॉयन, एक टाइगर की बात करें तो उनके लिए जो मीट है, जो नॉन वेज है, वो फूड सोर्स है। तो जैसे डियर है, हिरन है, वो कंटिन्यूसली क्या करेगा? वो मूव करेगा, मोबाइल होगा। तो इसीलिए वो क्या हो गया? फूड सोर्स मोबाइल हो गया। तो फूड सोर्स दो टाइप का हो गया, वन इज स्टेशनरी, अदर वन इज मोबाइल। Would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion। और वो कहता अलो करता है कि किस तरीके से जो फूड है वो एक्सेस किया गया है, और क्या न्यूट्रिटिव अपरेटस, मतलब क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है जो यूज किया जा रहा है एक काव और एक लाइन के द्वारा। मतलब क्या चीज है, अगर फूड सोर्स अलग हो गया,
फूड का टाइप अलग हो गया तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं, वो भी मतलब डिफरेंस क्रिएट कर देता है, और फूड को लेने का जो तरीका है वो भी बदल जाता है, क्योंकि वो फूड की टाइप पे भी डिपेंड करता है। हम लोग बहुत सारी चीजें जैसे खाते पीते हैं, अब सपोज करें रोटी है तो रोटी हम लोग सॉलिड फॉर्म में खा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग जूसेस की बात करें तो वो लिक्विड फॉर्म में हम लोग टेक ओवर करते हैं। तो उसका मतलब ये चीज हो गई कि फूड टाइप, नेचर कैसे एक्सेस किया गया, और साथ में क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारा जो है वो इस पे डिपेंडेंसी होती है, न्यूट्रिशन की अलग अलग फॉर्म्स हो गई इस वजह से। सम ओके, हेट्रोट्राइफिक की आगे आपके पास तीन टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। व्हाट आर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? some organisms break down the food material outside the body। कुछ organisms बॉडी के बाहर फूड मटेरियल को ब्रेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एंड देन एब्जॉर्ब इट, और फिर बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी कि जो भी फूड वो खाएंगे उसको बॉडी से बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेंगे, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को बॉडी से बाहर ही बना देंगे, और फिर वो उसको टेक ओवर करते हैं। एग्जाम्पल जो दी हुई है, फंजाई लाइक ब्रेड माउस, ईस्ट एंड मशरूम्स। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्रिएचर्स हैं जो कि अपनी बॉडी से बाहर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको एब्सॉर्ब करेंगे। दिस इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। Others take in whole material and break it down inside their bodies। जो बाकी है वो पूरे का पूरा मटेरियल लेंगे और उसको अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। यानी कि बॉडी के अंदर फूड लिया जाएगा और फिर उसको सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। तो सैप्रोफाइटिक में बॉडी से बाहर तोड़ा जा रहा था, फूड को ब्रेक डाउन किया जा रहा था, लेकिन होलोजोइक में बॉडी के अंदर लेके जाके फिर उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। What can be taken in and broken down depends on the body design and function। क्या अंदर ले सकते हैं और कैसे ब्रेक डाउन होता है वो डिपेंड करता है बॉडी के डिजाइन और फंक्शनिंग के ऊपर। बॉडी का डिजाइन कैसा है और बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है वो प्योरली डिपेंड, वो उसी वजह पे मतलब क्या हम लोग खा सकते हैं और किसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है वो चीज हो गई। जैसे हम लोग कोला खा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें कोला खाने से कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसा कोई डिजाइन किया ही नहीं हुआ जो कोयले को ब्रेक डाउन कर सके। तो इसलिए बोला है कि क्या हम लोग खा सकते हैं और क्या ब्रेक डाउन हो सकता है वो डिपेंड करता है बॉडी डिजाइनिंग के ऊपर और बॉडी किस तरीके से काम कर रही है उसके ऊपर। नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड वन। Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो अपना फूड लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, लेकिन उनको मारते नहीं, विदाउट किलिंग देम, उनको मारे बिना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये चीज हो गई पैरासिटिक में। मतलब जैसे हमारे सर में जूं होती है जिसको अपन लाइस बोल देते हैं, वो हमारे सर में रहती है, हमारे सिर से वो न्यूट्रिशन लेती है, लेकिन कभी भी वो हमको मारेगी नहीं। तो वही चीज है कि न्यूट्रिशन लेंगे प्लांट्स और एनिमल से, लेकिन उनको कभी भी मारेंगे नहीं। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाला तरीका है इसको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, जैसे कैस्कटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टैपवॉर्म्स। तो ये सारे जो है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हैं। ओके, हमने होलोजोइक की बात की, तो होलोजोइक की जो एग्जाम्पल है वो आप ह्यूमन बीइंग दे सकते हो। ह्यूमन बीइंग जो है यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन की एग्जाम्पल है। हम लोग फूड अंदर लेंगे और फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ठीक है। तो ये ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होलोजोइक। तो ये तीन टाइप थे जो अपन डिस्कस करने थे। नेक्स्ट इज हाउ अमीबा ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन। अब अमीबा अपना फूड कैसे लेता है, देखिए।
amoeba takes in food using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole. अमीबा फूड लेता है और वो क्या बनाएगा, टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना लेगा, मतलब वो अपनी सेल, एक ही सेल होता है तो अपनी एक सेल की शेप चेंज कर लेगा और उसको फिंगर्स लाइक शेप में कन्वर्ट कर लेगा जो टेम्परेरी होंगे। टेम्परेरी मतलब वो जो शेप बनाएगा वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं रहेगी। वो शेप क्यों बनी है, क्योंकि उसे अपना फूड दिख गया है और वो उस फूड पार्टिकल को सराउंड कर लेगा। फ्यूज मतलब उसको सराउंड कर लेगा चारों तरफ से कैसे, और एक फूड वैक्यूल जो है वो बना देगा। मैं आपके साथ पिक शेयर कर देता हूँ, एनसीईआरटी में दी हुई है ये वाली चीज, आप देख सकते हो। ये फूड पार्टिकल था और अमीबा ने ये देखिए ये टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं और ये इसको ट्रैप कर लिया है फूड पार्टिकल को। तो ये जो सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है जिसके अंदर फूड पड़ा है, दिस इज कॉल्ड फूड वैक्यूल, इसे फूड वैक्यूल हम लोग बोलते हैं। और टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को स्यूडोपोडिया बोलते हैं क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अमीबा ने फूड को टेक ओवर करने के लिए बनाया है। ओके, तो फूड वैक्यूल बन चुका है, फूड जो है वो उसके अंदर है अब वैक्यूल के अंदर। इनसाइड द फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में ब्रेक डाउन किया जाएगा which then diffuse into the cytoplasm, जो बाद में किसमें चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, फूड वैक्यूल के अंदर फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होता है और फिर उसको सिंपलर वन में कन्वर्ट करके साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाएगा। तो ये चीज हो गई। The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. जो बाकी अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गया, मतलब जो फूड ब्रेक डाउन नहीं हुआ, वो सरफेस पे ले जाया जाएगा सेल पे और फिर उसे बाहर कर दिया जाएगा, मतलब उसको सेल या बॉडी से बाहर कर देंगे। तो पहले तो जो फूड पार्टिकल है उसको सराउंड किया, फूड वैक्यूल बनाई, फिर यहाँ पे उसको ब्रेक डाउन करेंगे अमीबा का जो सिस्टम होगा, फिर वो उसको साइटोप्लाज्म के अंदर पुश कर देंगे और जो पार्ट अनडाइजेस्टेड होगा मतलब ब्रेक डाउन नहीं होगा उसे सिंपली सेल की सरफेस पे लेके जाके आउटसाइड यानी कि बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चीज है आपके पास अमीबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम अपना फूड कैसे लेता है, ये अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही सिंगुलर सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों के पास यानी कि सिर्फ एक एक सेल ही होता है। In paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape. तो पैरामीशियम जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल की एक फिक्स शेप होती है। यानी अमीबा तो अपनी जो सेल की शेप है वो चेंज करता रहता है, लेकिन जो पैरामीशियम है वो सेल की शेप चेंज नहीं कर सकता, उसकी सेल की शेप फिक्स है। एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। अब अमीबा ने तो क्या किया, जहां भी उसको फूड दिख गया उसने उसको वहीं पे सराउंड कर लेना है, लेकिन पैरामीशियम उसे सराउंड नहीं कर पाएगा। उसके पास, पैरामीशियम के पास फूड अंदर लेके जाने के लिए एक स्पेसिफिक सपोर्ट है, एक स्पेसिफिक जगह है। जैसे हम लोग अपना खाना माउथ के थ्रू लेके जाते हैं तो ये जगह फिक्स है, उसी तरीके से पैरामीशियम में भी ये जगह फिक्स है, हालांकि वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। Food is moved to this spot by movement of cilia which cover the entire surface of the cell. तो अब फूड को उस सपोर्ट उस जगह पर पहुंचाया जाएगा, कैसे, सीलिया की मूवमेंट से, जो कि सेल का पूरा सरफेस कवर कर देगा। तो यानी कि सपोज कर लो दिस इज पैरामीशियम और ये जगह है जहाँ पे फूड पार्टिकल एडजस्ट मतलब टेक ओवर किया जाएगा। अब यहाँ पे इसकी सरफेस पे, पैरामीशियम की सरफेस पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको सीलिया बोलते हैं। अब सपोज कर लो फूड पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये सीलिया की हेल्प से इस फूड को क्या करेगा, सपोज करो इस डायरेक्शन में इस स्पॉट तक लेके जाएगा।
तो जब ये सीलिया मूव करेगा तो उसके साथ ये फूड भी मूव करेगा और उस जगह पर पहुंचा दिया जाएगा जहाँ पे पैरामीशियम टेक ओवर कर सकता है अपना खाना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अमीबा और पैरामीशियम चाहे दोनों यूनिसेलुलर है, लेकिन न्यूट्रिशन एक्सेस करने की जो दोनों का प्रोसेस है वो डिफरेंट है। अमीबा तो सेल की शेप चेंज करके फूड को ट्रैप कर लेता है, लेकिन पैरामीशियम में फूड टेक ओवर करने की जो जगह होती है, जो स्पॉट होता है वो फिक्स होता है, इसीलिए सीलिया की हेल्प से उस जगह तक फूड को पहुंचाया जाता है। तो आज हम लोगों ने अमीबा पैरामीशियम देखा कि कैसे फूड लेते हैं, हेट्रोट्राइफिक न्यूट्रिशन की हमने टाइप्स पढ़ी, और साथ में हमने ये भी देखा कि नाइट्रोजन क्यों जरूरी है प्लांट्स के लिए और वो कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। आई होप कि आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।